आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के हाथ आ गया अमेरिका का बंकर बस्टर बम। तकनीकी राज जानने के लिए शुरू हुई रिवर्स इंजीनियरिंग। हिजबुल्लाह दाग रहा मौत वाले ड्रोन। इस्राएली फौजियों के सिर पर मंडराते सुसाइड ड्रोन का नया वीडियो आया सामने। आईडीएफ की फायरिंग से भी नहीं रुका ड्रोन। अब्बास अरागची पहुंचे मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन से करेंगे सीधी मुलाकात। ट्रंप की घेराबंदी का बनाएंगे मंसूबा। पुतिन का बड़ा प्लान बताएंगे हम। ईरान और अमेरिका की जंग का ग्लोबल असर। तेल की बढ़ती कीमतों ने दुनिया भर में बढ़ाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी हैपनिंग खबरें। अमेरिका के बंकर बस्टर बम की ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। पहली खबर यह है, ईरान के हाथ अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार लग गया है और अब यही हथियार अमेरिका के खिलाफ तबाही मचाने के लिए तैयार किया गया है। याद है आपको, कल यही खबर, इनमें से मिलती जुलती कुछ खबर मैंने आपको बताई थी 26 अप्रैल में। जिस बंकर बस्टर बम के दम पर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को ख़त्म करने के ख्वाब देख रहे थे, अब उसके राज ईरान के साइंसदानों के पास पहुंच चुके हैं और यही आज का डेवलपमेंट है। IRGC की तरफ से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस जंग ने अमेरिका के कई जंगी राज बेनकाब कर दिए हैं। एशिया बिजनेस डेली वेबसाइट, मशहूर वेबसाइट है, इसकी 27 अप्रैल की खबर के मुताबिक 15 भारी अमरीकी मिसाइल्स अब ईरान के कब्जे में हैं। बंदर अब्बास में तैनात IRGC की यूनिट ने बताया है कि उन्होंने अमेरिका की ऐसी 15 भारी मिसाइलों को हासिल कर लिया है जो फटी नहीं थी। इनमें GBU और BLU जैसे एडवांस मॉडल शामिल हैं। आम जुबान में कहूं तो बंकर बस्टर बम थे इसमें। इन तमाम हथियारों को IRGC की टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स में भेज दिया गया है ताकि इनकी रिसर्च की जाए और फिर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान खुद का बंकर बस्टर बम बना ले। यानी बंकर बस्टर का मुकाबला बंकर बस्टर से। और सोचिए फिर क्या तेल अवीव में तबाही होगी। दोस्तों इतना ही नहीं, ईरान को बंकर बस्टर और क्लस्टर बमों का जखीरा भी बरामद हुआ है। हम कल के बाद आज फिर आपको बता दें कि ईरान के जंजान सूबे में IRGC ने 9500 से ज़्यादा छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बरामद किए हैं, जिन्हें अमेरिका ने क्लस्टर बमों के जरिए गिराया था। आप तस्वीर देख रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से बम मिले हैं अमेरिका के। सबसे बड़ी कामयाबी ये रही है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम भी जिंदा मिल गया है। इसे डिफ्यूज़ करके रिसर्च के लिए अफसरों के हवाले कर दिया गया है कि भैया देखो क्या कर सकते हो, इसको मिश्रा से जो है वो सोलंकी बना दो हमारे काम का। ईरान ने जंग की शुरुआत से अब तक की बड़ी कामयाबियों का भी जिक्र किया है। फरवरी के आखिर से जब से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया था, तब से अब तक IRGC ने करीब 60 मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया या उन्हें जब्त किया है, बरामद किया है। इनमें क्रूज मिसाइल्स और अमेरिका के बेहद एडवांस्ड ड्रोन्स भी शामिल हैं। अगर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई तो साफ है कि अमेरिका ने ये बम ईरान को तबाह करने के लिए गिराए थे, लेकिन ये फटे नहीं और अब ईरान के लिए एक तोहफा बन गए हैं और कह रहे हैं तोहफू कबूल करो। अब वही बारूद और तकनीक अमेरिका और इसराइल के गले की हड्डी बनने वाली है, जिससे ईरान को तबाह करने चले थे ये दोनों। खबर बस इतनी। हमारे बहुत से लोगों ने पूछा था बंकर बस्टर बम क्या मिल गया है, तो इस स्टोरी हमने कल बता दी थी, इशारा दिया था, आप समझे नहीं तो इसलिए खोल के रख दी नई खबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले का एक ऐसा नज़दीकी वीडियो सामने आया है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे इस्राएली फौज अपनी जख्मी साथियों को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर रही थी, तभी मौत बनकर एक सुसाइड ड्रोन उनके सिर पर आ गया। तबाही बस कुछ मीटर के फासले से होते होते रह गई, वरना वहां मौजूद कोई भी फौजी जिंदा नहीं बचता। अगर आकर खोपड़ी पर या हेलीकॉप्टर के पास टप से गिर जाता ये ड्रोन तो थोड़ी दूर गिर गया। इस हमले के क्लोज व्यू की हैरान कर देने वाली बात यह है कि वीडियो में दिख रहा है कि धमाके से चंद सेकंड पहले एक इस्राएली फौजी ने अपनी राइफल से उस ड्रोन को हवा में ही ढेर करने की कोशिश की थी। पॉज हुआ सीन देखा आपने, लेकिन जैसे ही ड्रोन बिल्कुल करीब आकर टकराया, इस्राएली फौजियों को अपनी जान बचाने के लिए फौरन ज़मीन पर खुद गिरना पड़ा। ड्रोन तो नहीं गिरा। ये ड्रोन का हमला इतना नज़दीक था कि धमाके के धुएं ने हेलीकॉप्टर और फौजियों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। गनीमत रही कि ये ड्रोन अपने निशाने से कुछ मीटर या इंच चूक गया, जिसकी वजह से ना तो हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान हुआ और ना ही मजीद किसी फौजी की जान गई। इसमें हेलीकॉप्टर फौरन उड़ गया, भाग गया।
ये फुटेज साबित करती है कि साउथ लेबनान में इसराइली फौज के लिए हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के ये सस्ते FPV ड्रोन्स अब इसराइल की एडवांस फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, जो कहीं से भी निकलकर सीधे हेलीकॉप्टर तक को निशाना बना रहे हैं। कल हुए इस हमले का ये फुटेज, दूसरा फुटेज आज 27 अप्रैल 2026 को निकलकर सामने आया है और ये है पहले वाला फुटेज। नेतन्याहू की फौज भले ही जीत के दावे कर रही हो दोस्तों, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। लेबनान की सरजमीं पर हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों पर ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं कि उन्हें अपने जख्मी साथियों को बचाना भी मुश्किल लग रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची आज 27 अप्रैल को रूस पहुंच चुके हैं और वहां उनकी मुलाकात सीधे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। ये मुलाकात महज एक दौरा नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है कि ईरान और रूस अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को डिफेंस, एनर्जी और ग्लोबल लेवल पर एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। अब्बास अराक्ची के रूस के इस अहम दौरे की बड़ी बातें जान लीजिए। अब्बास अराक्ची पहले इस्लामाबाद और मस्कट का ओमान का दौरा कर चुके हैं ताकि इलाके के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। अब वो रूस के साथ मिलकर अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान जानता है कि इस पेचीदा सिचुएशन में रूस एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है, जो पहले भी JCPOA जैसी बातचीत का हिस्सा रहा है। अब ईरान के पास साफ साफ दो रास्ते हैं, एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट और दूसरा सीधी टक्कर यानी कन्फ्रंटेशन। रूस इन दोनों ही सूरतों में बेहद अहम रोल निभाने वाला है। अब्बास अराक्ची इसी मकसद से मॉस्को में हैं ताकि होर्मुज़ के हालात, सीज़फायर को बढ़ाने की मुमकिन कोशिशें या फिर अगली बड़ी जंग की तैयारी पर पुतिन के साथ मशवरा कर सकें। ये 27 अप्रैल की विजिट है उनकी। हालांकि दुनिया को लग रहा है कि पुतिन जंग को ख़त्म करने पर बात करेंगे, सुनिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि तेल की आसमान छूती कीमतों और मुश्किलों में घिरे अमेरिका को देखते हुए पुतिन शायद चाहेंगे कि ये खेल, ये जंग कुछ और वक्त तक जारी रहे। दरअसल इस जंग में रूस के तेल का फ़ायदा भी है और अमेरिका जैसे दुश्मन का नुकसान रूस के लिए एक बोनस भी है। दोस्तों, आप सबको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ईरान ने अपनी ज़रूरतों की एक लंबी फहरिस्त, एक लिस्ट, एक डिमांड लिस्ट पाकिस्तान के हाथों में दे दी कि अमेरिका को भेज दो, और अब वो रूस के ज़रिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ईरान। दोस्तों, ईरान और रूस का ये बढ़ता हुआ इत्तेहाद ये साफ कर रहा है कि अब दुनिया में एक नया फ्रंट उभर रहा है, जो ट्रंप और नेतन्याहू की मनमानी को चैलेंज देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के बहाने पुतिन को भी समझ आ गया है, अमेरिका को उलझाया भी जा सकता है, दहलाया भी जा सकता है, हिलाया भी जा सकता है और शायद हराया भी जा सकता है। अब सुनिए कि होर्मुज़ की ब्लॉकेट करने की वजह से दुनिया में हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर वियतनाम तक ईरान की इस जंग ने अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EVs की मांग में ज़बरदस्त तेज़ी ला दी है। मिडिल ईस्ट में जारी इस टकराव की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से लोग अब तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। अल जज़ीरा की 27 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक सिडनी के एक बिजनेसमैन ने बताया कि अब 20,000 से $50,000 की रेंज में पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलना भी मुश्किल हो गया है। जी गाड़ियों की कीमतों में 10 से 20% तक का इजाफा देखा गया है, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो तेल वाली गाड़ियों का पीछा छोड़ें, क्योंकि तेल ने उनका तेल निकाल दिया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका और चाइना में EV सेल्स में भारी उछाल आया है। 2025 की मंदी के बाद अब बाजार फिर से गर्म है। चीन में मार्च के महीने में गाड़ियों की बिक्री में करीब 82.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका में भी पिछले महीने 82,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन फरवरी के मुकाबले इसमें 20% से ज़्यादा की तेज़ी आई। क्यों आई? फरवरी के आखिर दिन जंग शुरू हुई। साफ है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जिद की वजह से जो तेल का क्राइसिस पैदा हुआ है, उसने पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया है। तेल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोग अब तेल के कुओं पर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार अब तेज़ी से दुनिया पर छा रहा है। ये किसके लिए मुश्किल की बात है? अमेरिका के लिए और उनके दोस्त अरब देशों के लिए, जिनके पास बहुत तेल है। अगर लोगों ने देख लिया
کہ اب ٹھیک ہے یہ ہوتا رہے گا تو لوگ الیکٹرک وہیکلس کی طرف موو ہو جائیں گے اور اس سے فائدہ امریکہ کا بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا۔ گھاٹا کسے ہوگا؟ مڈل ایسٹ کے امیر ملکوں کو۔ ایک بار یاد ہوگا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، نشانہ صرف ایران نہیں ہے، چائنا بھی ہے اور عرب ملک بھی ہیں، کیونکہ ان کا تیل نہیں جا رہا۔ اور ٹرمپ نے ابھی 4 دن پہلے کہا تھا کہ مطلب شکریہ کیا تھا شاید ایران کا، اور کہا تھا دیکھو ہماری طرف سینکڑوں جہاز آ رہے ہیں امریکہ کی طرف تیل لینے کے لیے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، امریکہ دیکھ کہیں رہا ہوتا ہے، چل کہیں رہا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔